ज़मानत मिलनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। जितना कानून मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ज़मानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। ये जजमेंट है, ये जजमेंट अगर इसको हम प्रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वाकई में ये जजमेंट बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है कि साहब किसी को अगर 5 साल जेल में हो गए या उसने अपना आधा सेंटेंस काट लिया तो आप उसको ज़मानत दे दीजिए, थंब रूल है ये। तो उस जस्प्रेंस के खिलाफ जाकर के ये जजमेंट है। तो ये उमर खालिद बेसिकली उन्होंने नज़ीर बना दिया। इसमें तमाम लोगों का नुकसान है, जो भी लोग जेलों के अंदर बंद हैं, नाहक बंद हैं। यानी कि एविडेंसेस को कोर्ट देखेगी कि वो एविडेंसेस की क्या वैल्यू है, क्या वाकई में इसने गुनाह किया है नहीं किया। और जस्प्रेंस क्या है कि जब तक साबित ना हो जाए उसने गुनाह किया, उसको निर्दोष माना जाएगा। लेकिन जब जस्प्रेंस ये है कि साबित ना हो जाए, निर्दोष माना जाएगा, तो फिर आप जेल में क्यों रख रहे हो? हमारी ज़िंदगी में अगर 60 साल हैं तो वो जो 8-10 साल होते हैं वो प्राइम होता है, किसी भी इंसान का होता है। वो उसको आपने जेल के अंदर सड़ा रहे हो, उसका प्राइम तो आपने ख़त्म कर दिया। पूरी दुनिया की दौलतें मिलकर उस प्राइम को नहीं लौटा सकती किसी के भी। 5 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद बाहर आएगा बरी होकर के, तो कौन उसकी ज़िंदगी को लौटाएगा? कि जहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो चाहे कितना भी सीरियस मैटर क्यों ना हो, आप उसमें बेल दे दीजिए। बेल ही तो मांग रही है वो खाली। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही। गलत ये होगी कि इमरजेंसी जो एक नाम है ना, वो सिर्फ लगी नहीं है कागजों में। इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक हालत, पूरी दिल्ली उनको जेल बना दी गई है। और बस जेल नहीं है, यानी तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसा होता है कि पहले कॉन्सेप्ट होता था खुली जेल, तो ये खुली जेल के तौर पे उनको दे दिया गया कि इसलिए कि साहब खुली जेल में रहिए। जेल के अंदर है तो इंटरव्यू भी नहीं दे सकता, लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। तो उन्होंने सिर्फ ये कर दिया आप जेल से बाहर रहेंगे, लेकिन सारी चीज़ें वही वाली हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके 5 सहयोगियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हालिया फैसला आया है, उसको लेकर कानूनदां काफ़ी परेशान हैं। और ख़ास तौर से शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर के जो एक लंबा फैसला आया है और उसमें जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की टिप्पणियाँ जजमेंट में की गई हैं, तो उससे ये बात कही जा रही है कि ये अब रास्ता खोल दिया गया है कि पुलिस जिसको भी चाहेगी बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के 10 साल जेल में रख सकती है। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 5.5 साल ही तो हुए हैं अभी, 1 साल बाद आप फिर अपील कर सकते हैं। दूसरा, गवाहों को लेकर जिस तरह की बात कही गई है कि जब पुलिस ने ये कहा कि उनके प्रोटेक्शन का मसला है, गवाह आना नहीं चाहते, तो कहा गया कि आप चुपचाप उनका बयान ले लीजिए, उनका नाम और उनका कुछ भी डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब। क्या कहना चाहेंगे? इस फैसले से पूरी तरह से जो कानून पर विश्वास रखते हैं उनकी आस टूट गई है। देखिए, इस फैसले के 2 पहलू हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। एक तो पहलू यह है कि इसमें 5 लोगों को ज़मानत मिली भी है, 2 लोगों को ज़मानत नहीं मिली है। ज़मानत मिलनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। जितना कानून मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ज़मानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है और ज़मानत का जो कानून है वो जज का डिस्क्रेशन होता है, ज़मानत दे या ना दे। और ये जजमेंट है, ये जजमेंट अगर इसको हम प्रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वाकई में ये जजमेंट बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि इसमें पर्सनल लिबर्टी पे जो एक पूरे एक जस्प्रेडेंस बना पिछले कुछ सालों से, जस्प्रेडेंस क्या बना कि साहब किसी को अगर 5 साल जेल में हो गए या उसने अपना आधा सेंटेंस काट लिया तो आप उसको ज़मानत दे दीजिए, थंब रूल है ये। तो उस जस्प्रेडेंस के खिलाफ जाकर के ये जजमेंट है। अब कौन सी बात सही है? वो जस्प्रेडेंस सही है, ये वाला जस्प्रेडेंस सही है? उमर खालिद की बेल डिसमिसल के बाद में हमारी बहुत सारी बेल रोज़ ही लगती हैं ऑनरेबल कोर्ट में। अब ये आता है कोर्ट के माध्यम से कि साहब वो तो अब ख़त्म हो गया रूल कि 5 साल हो गए ज़मानत दे दीजिए, आधा सेंटेंस हो गया ज़मानत दे दीजिए। तो ये उमर खालिद बेसिकली उन्होंने नज़ीर बना दिया। इसमें तमाम लोगों का नुकसान है, जो भी लोग जेलों के अंदर बंद हैं, नाहक बंद हैं। देखिए, एक चीज़ होती है हमारे यहाँ पर, पूरी दुनिया के अंदर जुडिशरी में एक निज़ाम है कि साहब ट्रायल होगा, यानी कि एविडेंसेस को कोर्ट देखेगी कि वो एविडेंसेस की क्या वैल्यू है, क्या वाकई में इसने गुनाह किया है नहीं किया। और जस्प्रेंस क्या है कि जब तक साबित ना हो जाए उसने गुनाह किया, उसको निर्दोष माना जाएगा। लेकिन जब जस्प्रेंस ये है कि साबित ना हो जाए, निर्दोष माना जाएगा, तो फिर आप जेल में क्यों रख रहे हो? उसकी उस प्राइम जिंदगी का जो खूबसूरत पल होती है, इंसान की जवानी होती है,
हमारी ज़िंदगी में अगर 60 साल हैं तो वो जो 8-10 साल होते हैं वो प्राइम होता है, किसी भी इंसान का होता है। उसको आपने जेल के अंदर सड़ा रहे हो, उसका प्राइम तो आपने ख़त्म कर दिया। पूरी दुनिया की दौलतें मिलकर उस प्राइम को नहीं लौटा सकती किसी के भी। अब वो 5 साल बाद या 4 साल बाद या 10 साल बाद बाहर आएगा बरी हो करके, तो कौन उसकी ज़िंदगी को लौटाएगा? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता है, ना दे सकता है। इसीलिए ये वाला रूल बना कि साहब हम बैलेंस करते हैं, चलिए साहब पर्सनल लिबर्टी में और सीरियसनेस में हम बैलेंस करेंगे। अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं, मर्डर वगैरह हैं, ये हैं, तो ठीक है साहब 5 साल। यहाँ तो मर्डर भी नहीं है, एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट हैं जो आज ही मैंने कोट किए हैं। वो दोनों जजमेंट में क्या कहती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो चाहे कितना भी सीरियस मैटर क्यों ना हो, आप उसमें बेल दे दीजिए। बेल ही तो मांग रही है वो खाली। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही, तो बड़ी विचित्र सी बात है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, एक जो निज़ाम बना था कानून का, जो एक इसको हम कहते हैं नज़ीर बनी थी, इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कोर्ट हैं सबकी माई बाप है, ठीक है, उसी को उस पर चलता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न की एक स्टेज ये आ गई कि साहब किसकी माने, सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर की माने या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की माने, सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच के ऑर्डर्स हैं उनकी माने या इनकी माने। तो ये की चीज़ है, ये चीज़ कहीं ना कहीं उस जस्टिसप्रूडेंस को परेशान करने वाला है, उस जस्टिसप्रूडेंस के खिलाफ ये जजमेंट है। तो क्या मानते हैं फिर इससे बड़ा नुकसान होने वाला है? जो एंटी गवर्नमेंट कोई होगा तो उसको जैसा चाहे सरकार जो है बंद कर देगी। देखिए, डेमोक्रेसी में बेसिकली जो आपके खिलाफ आवाज़ें हैं उनको इज्जत देना ज़रूरी है, ये देश के हित में है। अगर जो सरकार की मुखर आवाज़ें हैं उनको आप दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फिर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है, ऑटोक्रेसी की तरफ आ जाते हैं। और ऑटोक्रेसी ये साबित हो चुका है पूरी दुनिया में कि वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोक्रेसी में क्या होता है, कुछ लोगों के पास में सत्ता रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑटोक्रेसी थी, कुछ लोगों के पास सत्ता थी। आज की डेट में तो सत्ता में जो लोग हैं वो भी कहने लगेंगे साहब ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा खतरनाक सरकार है ये तो उसके जो खतरनाक सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है, ये तो उसको ताकत देगा। तो ये देश के हित में नहीं है, सरकार के हित में तो है, क्योंकि सरकार की मुखर आवाज़ें अगर बंद हो जाएंगी तो सरकार बढ़िया चलेगी, लेकिन देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। देखिए, देश जो लगातार ताकतवर बनता आया, देश जब आज़ाद हुआ तो देश ने बड़ी बड़ी विपत्तियां देखी, बड़ी परेशानियां देखी, बड़े बड़े राइट्स भी देखे, सब कुछ देखा, और उस सब के बावजूद देश ने लगातार तरक्की की। वो क्योंकि यहाँ पर मुखर आवाज़ों को जगह दी गई, जो खिलाफ आवाज़ें थी उनको जगह मिली। बल्कि जो मुखालिफिन थे या जो उनके अपोजिट पार्टी थी उनको तो सरकार ने विदेश में भेजा। वाजपेयी जी जब सिर्फ एक MP की पार्टी होती थी, 2 MP की पार्टी होती थी, तो देश की आवाज़ बना के विदेश तक में भेजा गया, जबकि उनके खिलाफ बोलते थे सरकार के। तो ये आपको मुखर आवाज़ों को इज्जत मिलती थी, मुखर आवाज़ों को इज्जत मिलती थी, देश ने तरक्की की, और देश इस पायदान पर आ गया कि हम एक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ चुके हैं। लेकिन अब क्या हो गया, 2014 के बाद से धीरे धीरे करके हालत ये होगी कि इमरजेंसी जो एक नाम है ना, वो सिर्फ लगी नहीं है कागजों में, इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक हालत है। तो शायद साहब, देखने में ये आ रहा है कि जुडिशियरी को लेकर अब सोशल मीडिया में खुलेआम चर्चा होने लगी है। पहले क्या होता था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करता था, अब तो पब्लिक डोमेन में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियरी सिस्टम के लिए ख़तरनाक नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत गलत और ख़तरनाक चीज़ है कि जुडिशरी में, अब देखिए, आप क्रिटिसिज्म तो किसी का भी कर सकते हैं, आप जजमेंट अच्छा नहीं दिया है आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस क्रिटिसिज्म के नाम पर जो गालियां आजकल बकी जा रही हैं, क्योंकि दो मत आजकल चलते हैं। एक चलता है गोदी मीडिया वाला, अगर उनके फेवर में ऑर्डर नहीं है तो वो तो बहुत कुछ फिर गंदी गालियाँ भी बकते हैं, फेसबुक पे भी बकते हैं, तमाम उस पर बकी जाती हैं। अगर उनके फेवर में ऑर्डर है तो फिर उनकी तारीफ़ें करती हैं दूसरा पक्ष गालियाँ। ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा सेंगर वाले मैटर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको बेल दी तो बड़ी भयंकर वाली गालियाँ बकी जा रही थी, ठीक है, वो भी जजमेंट था जज साहब का दिया हुआ। जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं किसी हद तक जिस कोर्ट से नहीं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, ये सरकार करवाती है सारी चीज़ें।
सरकार ने दरअसल सरकार को चलाने के लिए सिर्फ वोट तो एक बार चाहिए कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार को लगातार चलाने के लिए अगर ये सब नहीं होगा तो फिर सरकार से लोग सवाल पूछेंगे। सवाल तो उन्हें पूछवाने ही नहीं है ना, इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखना है। जब उलझा के यहाँ रखना है तो इन चीज़ों में बात होनी चाहिए। अभी इन जज साहब को गाली बक दीजिए, उन जज साहब की तारीफ कर दीजिए, इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा। जुडिशरी एक बिल्कुल एक स्तंभ है देश का और इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी को भी किस तरह से दबाव में ले लिया गया है, किस तरह से दबाव में फैसले करवाए जाते हैं। तो बहुत सारे फैसले दबाव में करवाए जाते हैं। जब दबाव में फैसले करवाए जाते हैं अपारेंटली लगता है दबाव में फैसले हैं, और तो और यहाँ तो भगवान से पूछ के फैसले होने लगे जुडिशरी में। तो ऐसे जजमेंट्स को क्या करा जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसिज्म के नाम पर वो बहुत कुछ करने लगते हैं, वो चीज़ गलत है। फेयर क्रिटिसिज्म फेयर, वो सही है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन आप क्रिटिसिज्म के हद तक उस हद तक चले हो गालियाँ मकने वाले, तो आप जुडिशरी को फिर आप ब्रोबिट कर रहे हो, डरा रहे हो। तो जो पावर में लोग हैं वो अच्छी तरह डराएंगे। इसके अलावा जो 5 लोगों को ज़मानत दी गई है, उनके साथ जो शर्तें रखी गई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। ये मानिए कि सिर्फ उन्हें जेल से बाहर निकाला गया है, सिर्फ फैमिली के साथ रहने की इजाज़त दी गई है कि रहिए, खाइए पिए, नहाइए धोइए, घर पर पड़े रहिए। हाँ, पूरी दिल्ली उनको जेल बना दी गई है, और बस जेल नहीं है यानी तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसा होता है कि पहले कॉन्सेप्ट होता था खुली जेल, तो ये खुली जेल के तौर पे उनको दे दिया गया कि इसलिए कि साहब खुली जेल में रहिए, आप अपना आराम से अपने घर पे रहिए, लेकिन आप जेल में ही हैं। लेकिन शर्तें फिर मैं वही कहूँगा, चूँकि मैं कानून का आदमी हूँ, शर्तें लगाना कोर्ट का अधिकार है। कम से कम उनको जेल में तो नहीं रहेंगे, अपने घर में तो रहेंगे, बीवी बच्चों के पास तो वो रहेंगे। जो सारी चीज़ें हैं कि साहब बोल नहीं सकते, ये बोलने के अधिकार है, पाबंदी है, ये नहीं होना चाहिए था। आप दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ हद तक ठीक है। आपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखेंगे, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन आप बोलने के अधिकार में पाबंदी लगा रहे हो तो ये तो फिर लिख भी नहीं सकता। ये तो वही ना, बोलने के अधिकार में जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री स्पीच, लिखने का भी होता है, बोलने का भी होता है, सब चीज़ का होता है। तो ये तो सीधे उसमें इंटरफेरेंस हो गया। तो लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात एक ये भी है कि जेल के अंदर है तो इंटरव्यू भी नहीं दे सकता, लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। तो उन्होंने सिर्फ ये कर दिया आप जेल से बाहर रहेंगे लेकिन सारी चीज़ें वही वाली हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ भी अपने आप में एक बहुत मायने खेज बात है। मेरे ख्याल है इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि भाई पूरी दिल्ली को जेल मत बना दो, और कम से कम जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है, जिस चीज़ के लिए आप उन्हें आज़ादी दे रहे हो, तो वो तो कम से कम उनको आज़ादी होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो खुद ही आदमी इतना ख्याल करेगा मैं दोबारा जेल में नहीं चला जाऊँ। लेकिन बोलने में बिल्कुल पाबंदी लगाना तो मेरे ख्याल है कहीं सही नहीं।